Okay, good morning, class. You can mention your attendance with your class section in the chat box. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, okay. ओके क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज की, और हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में कैपिटल स्ट्रक्चर के जो एजम्पशंस थे और सारी चीज़ों पर हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। और क्यों इन थ्योरीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्यों इन थ्योरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पे हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली बात करी थी जो डेविड ड्यूरेंट थे, इन्होंने थ्योरीज दी थी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फाइन। और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो मैनेज कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस और थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में बात यहाँ पर करी गई है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट हमारी फर्म की वैल्यू पे पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बात करी जा रही थी, तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। और जहाँ पे इररेलेवेंसी की बात आती है, इट मींस कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट्स और इक्विटीज से जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमारी जो फर्म की वैल्यू पे है, जो हम लोग WACC बोलते हैं, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बात करते हैं, या ओवरऑल जो कंपनी की वैल्यू है जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम डेट्स में कुछ कम ज्यादा करते हैं या इक्विटीज में कुछ कम ज्यादा करते हैं, तो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस ये कहती है कि नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट हमारी फर्म की जो ओवरऑल वैल्यू यानी वी है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और थ्योरी ऑफ रेलेवेंस कहती है कि भाई अगर हम डेट्स और इक्विटीज में कम ज्यादा करेंगे, यानी हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारी फर्म की वैल्यू पे पड़ना ही पड़ना है। ठीक, तो इस तरीके से ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कल हम लोगों ने जो बात करी थी, वो हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच की बात करी थी। और नेट इनकम अप्रोच में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम डेट्स बढ़ाते जाते हैं यानी डिबेंचर्स इशू करते हैं ज्यादा, तो हमारी जो फर्म की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, जो फर्म की वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है, यानी जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी जो ओवरऑल कॉस्ट हमें लगानी पड़ती है अपने फर्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो वो जो कॉस्ट थी, ओवरऑल कॉस्ट थी, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है। जैसे जैसे हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, डिबेंचर्स बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 वैल्यूज ली थी, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिया था डेट्स को 5 लाख, 7 लाख और 2 लाख। हम लोगों ने 3 केसेस लिए थे डिबेंचर्स के। और फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई किसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों का 7 लाख वाली कैटेगरी थी, जब हम लोगों ने अपना डिबेंचर 7 लाख तक इंक्रीज कर लिए थे, तो हमारी जो फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, वो मिनिमम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, 8 पॉइंट समथिंग थी आई थिंक। तो हम लोगों ने ये जो इनकम स्टेटमेंट जो हम लोगों के पास होता है उससे बनाया था। बट इसमें कुछ एजम्पशंस भी हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट की थ्योरी में भी कुछ एजम्पशंस थे, और आज भी हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे, ये थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करेंगे। तो ये आती है थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। मींस लास्ट थ्योरी में तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम डिबेंचर बढ़ा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट रही है। ठीक, लेकिन आज जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये हो रहा है कि अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमारी जो फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस्ट पे उतना फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला वाली शीट है। ठीक है, हम लोगों ने दिखाई थी, हम रिवीजन के लिए फिर से यहाँ पर स्लाइड ऐड करी है। B इज इक्वल टू S प्लस डी। S इज शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है, मार्केट शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स जो आपकी वैल्यू है डिबेंचर्स की, दोनों को जब जोड़ देंगे। हाँ, जब हम लोग एजम्पशंस की बात करते हैं, तो एजम्पशंस में ये चीज बोली जाती है कि जो हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, इन्हीं से मिलके हमारी फर्म की वैल्यू बनती है। ठीक है,
हम लोग बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं या बाकी सारी चीजों को सिमुलेशन में डाल देते हैं कि बाकी सारी चीजों का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये V, और फिर अगर हम लोग ये नीचे वाला लेंगे तो ये हमारी के ओ से हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट करते हैं, और अगर यहाँ पर E हो जाता है तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाता है, और अगर यहाँ पे D हो जाता है O की जगह पर तो ये वो कॉस्ट ऑफ डेट हो जाता है। यानी इंडिविजुअली डेट्स की कितनी कॉस्टिंग आ रही है और इंडिविजुअली इक्विटीज के लिए हमें कितना चार्जेस लगाने पड़ रहे हैं, फ्लोटिंग चार्जेस और एक्स्ट्रा जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो सब कितना लगाना पड़ रहा है। तो अगर हम लोगों को सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी हमारा ये प्रॉफिट वाला पार्ट है, और उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? जो हमारी फर्म की ओवरऑल वैल्यू है, यानी हमने कितना उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर्स में और डिबेंचर्स में, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट निकल आएगी। ओके फाइन, ये तो एक कॉमन फॉर्मूला है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। दिस अप्रोच वाज आल्सो गिवन बाय डेविड ड्यूरेन। ठीक है, क्लास ये ध्यान रखना, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों जो अप्रोचेस हैं वो डेविड ड्यूरेन ने दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमारी बताती है, इट सजेस्ट दैट चेंज इन डेट ऑफ द फर्म company or change in the leverage fails to affect the total value of the firm or company. As per this approach, the weighted average cost and cost of capital, ये WACC का full form है, weighted average cost of capital and the total value of the firm are independent of the capital structure decision or financial leverage of a company. Means नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमें ये बताती है कि जो हमारे डेट्स में चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम कोई डेट्स, जैसे हम लोगों ने नेट इनकम में डेट्स बढ़ाते गए थे तो हमारी कॉस्ट घट गई थी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, और डेट्स का रेशियो अगर हम बढ़ाते हैं या लीवरेज में कोई चेंजेस करते हैं, लीवरेज का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीवरेज, अलग अलग लीवरेजेस की हम लोग बात कर चुके हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। तो हम लोगों ने लीवरेज की का डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो जब हम लिवर अप करते हैं या गियर अप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें डेट्स की रेशियो बढ़ाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वैल्यू पे भी नहीं पड़ता है, फर्म की वैल्यू पे भी नहीं पड़ रहा है, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। या हम और क्लैरिफाई करके समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, a firm value which is denoted by V is not affected by change in company or firm's debt. Debt जिसको हम लोग KD से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमसे बार बार ये कहती है कि अगर हम डेट्स बढ़ाते हैं या डेट्स घटाते हैं तो हमारी फर्म की वैल्यू पे और जो WACC है यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन दोनों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग ये इसको देखते हैं कि कुछ एग्जेम्पशंस हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग समझते हैं कि कैसे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि जो यहाँ पर फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, और ये KD है, ये डिबेंचर्स है, यानी हम डिबेंचर्स बढ़ाते जा रहे हैं। ये नीचे डेट्स की लाइन और ये ऊपर कॉस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये लाइन आगे जा रही है स्ट्रेट। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम एक लिमिट तक बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो जितना भी कुछ बचता है वो हमारे किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। ठीक है, एंड में हम लोग देखते हैं ना अर्निंग पर शेयर निकल के आता है, यानी हमने अगर इंटरेस्ट दे दिया, यानी जो डिबेंचर्स पे हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है वो हम दे देते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे अपना डेट्स में रेशियो बढ़ाते जाते हैं
तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कांस्टेंट रहती है भाई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक तरफ है, जब इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं डेट्स में, तो ऑब्वियसली जितना भी कुछ इंटरेस्ट देने के बाद, डिबेंचर होल्डर्स को देने के बाद जो भी हमारा कुछ बचता है वो किसके लिए बचेगा, वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। तो पहले तो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम डेट्स में इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रॉफिट्स अर्न होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही जो ग्राफ है वो हमको यही बता रहा है, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट, उस पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीजेज, जैसे जैसे डेट्स का प्रोपोर्शन हम बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हम और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम डेट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जैसे जैसे डेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको सिर्फ इंटरेस्ट, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके बाद हमने हमारे जो इक्विटीज हैं, जो भी बचेगा अर्निंग, जो भी हमारे पास पार्ट बचता है प्रॉफिट का, वो सारा का सारा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही होता है। तो यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है। तो अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कुछ एजम्पशन देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल इसका लेंगे, जिससे और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे नहीं पड़ रहा है इम्पैक्ट। तो यहाँ कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम कांस्टेंट रखेंगे, इनमें चेंजेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बात करी थी ना, जैसे कोई भी चीज का, जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की एक बताया जाता है कि भाई ये परफॉर्मेंस लेवल ये है। तो किसी भी चीज का परफॉर्मेंस लेवल, एक स्टैंडर्ड जो लेवल होता है, वो जानने के लिए बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख दिया जाता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर कार का माइलेज हम लोग को बताया जाता है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में ये इतने किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो जितने किलोमीटर चलती है वो एक सिमुलेटेड एरिया की बात बताते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं बताते, तो वो एक स्टैंडर्ड जज करने के लिए, कॉमन स्टैंडर्ड जज करने के लिए बताते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह क्या किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाओ तो हर प्रोडक्ट की भी एक परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड लेवल होता है, इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं, चेंज नहीं किया जाता है, इन्हीं को हम एजम्पशंस कहते हैं। इवन इकोनॉमिक्स की या बहुत सारी और भी जो थ्योरीज निकाली जाती हैं, या होता है ना कि आप अपनी बात को साबित करना चाहते हो, तो बाकी सारे फैक्टर्स को आप एक तरीके से नल एंड वॉइड कर देते हो, बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं आप उनको वहां पर से हटा देते हो, और तब अपनी बात को प्रूव कर पाते हो। सेम यहाँ पे वही है, डेविड ड्यूरेंट साहब ने भी कुछ एजम्पशंस माने हुए हैं, जैसे हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच में एजम्पशंस माने थे, इसमें भी है। फर्स्ट इज the net operating income approach works best if the following assumptions are met, ठीक है। The weighted average cost of capital is constant and irrelevant to capital structure। तो पहला इन्होंने ये माना है कि आपने देखा होगा कि जो के ओ था, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, अगर हम लोग ग्राफ की तरफ जाएं, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है, जैसे जैसे हम वो बढ़ाते जा रहे हैं, सेम उसके साथ में हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर दिया है, उसको यहाँ पर उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो पहली चीज तो ये है कि उन्होंने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट रखा है, ताकि जो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको ये इम्पैक्टफुल ना बता पाए या इंडिपेंडेंट बता पाए। तो पहली चीज तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज है, द वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म इज डिटरमाइंड बाय ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इन्होंने बोला जो फर्म की वैल्यू है वो ऑपरेटिंग इनकम से हम डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे लास्ट थ्योरी में हम लोगों ने टोटल इनकम की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पर वो किसको इम्पैक्टफुल मान रहे हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कैसे आती है हमारी, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स घटा देते हैं, तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी वो बस उसी को मान रहे हैं, यानी उनका कहने का मतलब है कि आप फिक्स्ड और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ उसकी बात करी है, ऑपरेटिंग इनकम की ही बात करी है। और दूसरी बात करी है जिसको उन्होंने कांस्टेंट रखा है, वो है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी डेट्स और इक्विटीज की जो एवरेज निकालते हैं उसकी बात करी जा रही है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ डेट्स इज कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब इन्होंने दूसरी बात करी है कि जब, क्योंकि ये ऑपरेटिंग इनकम को मान के चल रहे हैं, इन्होंने आगे के लीवरेज को नहीं लिया है, ठीक है, जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है, तो इसलिए इन्होंने फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से इन्होंने जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसको कांस्टेंट मान लिया है, यानी जो हमारा पैसा, जो हमारा कॉस्टिंग या जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे कॉस्ट ऑफ डेट में लग रहा है उसको इन्होंने कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि ये फाइनेंशियल लीवरेज को लेकर नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लार्जर देन द कॉस्ट ऑफ डेट एट एनी लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इन्होंने बोला क्योंकि हम डेट्स को कांस्टेंट रख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी इक्विटीज बढ़ेंगी, जब हम एक चीज को कांस्टेंट रख देंगे, रोक के रखेंगे। तो इन्होंने बोला क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज में हमारा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट होता है वही तो घटाते हैं, तो इन्होंने उसको कांस्टेंट रख दिया है कॉस्ट ऑफ डेट को। तो ऑब्वियसली जो हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, हमारी जो इक्विटीज है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने इनकी जो थ्योरी, इन्होंने जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इन्होंने निकाली है, तो इसमें इन्होंने ये एजम्पशंस को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट को कांस्टेंट रख दिया है, इस जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ डेट को इन्होंने कांस्टेंट रख दिया है, मतलब एक ही फ्लो से ये बस बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब हम कॉस्ट ऑफ डेट में क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी रेशियो में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ती जा रही है। तो अब क्योंकि हमने इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको कांस्टेंट रखा है, तो सारा इम्पैक्ट जो जितना भी हमारा अर्निंग पर शेयर है वो किस पे जा रही है, सारी की सारी जो हमारी इक्विटीज हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, सब उन्हीं को तो मिलेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, जो के ई है यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा अमाउंट अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही बचा है, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ डेट को कांस्टेंट कर दिया है। फाइन, अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दिख रही होंगी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ईबीआईटी हम लोग को लिया हुआ है 2 लाख, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के ओ 10% दिया हुआ है हम लोगों को। फिर उसके बाद दिया हुआ है के डी हम लोगों को दिया हुआ है 6%, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं वो 6% के हैं। फिर उसके बाद है यानी इंटरेस्ट रेट हमारा 6% रहेगा। फिर अब हम लोग देख रहे हैं डिबेंचर्स जो हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ईबीआईटी लेकर आते हैं, जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले ही। ऊपर का पार्ट हटाने के बाद जो सबसे पहले पार्ट आता है ना प्रॉफिट का, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 2 लाख। तो हम लोगों ने तीनों ऑप्शन में पुट कर दिया है। ऑप्शन यहाँ से बनाएंगे क्लास, ये डिबेंचर के ऑप्शन दिए गए ना 3, 4 और 5, तो हम लोगों ने तीनों ऑप्शन लिख दिए हैं। तो ये सबसे पहले हमारा 2 लाख का हो गया तीनों में। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी 10% की है, एवरेज को जो कॉस्ट है हमारी लग रही है, ठीक है, 10%। तो कॉस्ट लगने के बाद फर्म की वैल्यू हमारी इतनी आ गई है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी फर्म की वैल्यू, कॉस्ट हम उसमें डाल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है वैल्यू ऑफ डेट्स। तो डेट्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 6% की है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, इसमें 3 लाख, ये 4 लाख और ये 5 लाख यही दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डेट की हो जाएगी 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो बैलेंस फिगर आ जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो हमारी इक्विटीज का होगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है। अगर हम इसमें से डेट्स घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्विटीज बचेगा, क्योंकि हम और इस तरह के जितने भी ये थ्योरीज हैं उसमें हम ये क्या लेके चल रहे हैं, हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ फंड है सिर्फ दो हैं, इक्विटीज और डिबेंचर्स, ठीक है।
तो ये हमारा जो लेस अमाउंट करेंगे हम लोग, इसमें से 20 में से 3 लाख करेंगे, फिर 20 में से 4 करेंगे और 20 में से 5 करेंगे, तो हमारा ये बैलेंस फिगर हमारे पास आ जाएंगे तीनों के। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग अब इसमें से बैलेंस फिगर में से अब जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट है, ठीक है, वो भी तो हमें लेस करना है, तो हम यहाँ इंटरेस्ट का पार्ट निकाल के लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये 3 लाख है, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6/100 से। ठीक है, तो ये 6 3 18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो गया, 4 6 24, ये 24 है यहाँ पे। ठीक है, 5 से है, 5 6 30, तो ये 30। ठीक है, बाकी आप कर लोगे ना मल्टीप्लाई, 6/100 है तो 2 0 हट जाएंगे। ठीक, तो ये हमारी वहां पे इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, कितनी कितनी थी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईबीआईटी जो हमारा इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर हमारा टैक्स आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट लेस कर देंगे, तो हम ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं। ईबीआईटी हमारे पास कहाँ है, ये है। ठीक है, ये ईबीआईटी है। ईबीआईटी में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट है। तो 2 लाख में से 18, और 2 लाख में से 24, 2 लाख में से फिर से हम बता देते हैं। ठीक है, ये हमने निकाली है वैल्यू, इससे निकाली है 3 लाख मल्टीप्लाई 6%। ठीक है, और 4 लाख मल्टीप्लाई 6%, 24। 5 लाख मल्टीप्लाई 6%, 30। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख, ये 2 लाख, और तीनों ऑप्शन में ये जो 2 लाख है, इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेस करेंगे। हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है, इंटरेस्ट लेस कर देंगे। 2 लाख में से 18,000 लेस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम 2 लाख में से इंटरेस्ट की वैल्यू 24,000 लेस करेंगे, ये आ जाएगी। लास्ट वाले में 5 लाख है, 5 लाख में से 30 लेस करेंगे, हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आएगी, क्योंकि अब जो भी बचेगा वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लाख जब हमारी रहती है ईबीआईटी, तो हमारे पास इक्विटीज के लिए आता है 10.71%, और यहाँ पर आता है जब हम बढ़ा देते हैं 4 लाख तो 11% हो जाता है, और जब हम 5 लाख रखते हैं तो हमारा 11.33% दिखता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि हमारी जो ओवरऑल, जो अगर हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लें, तो हम लोगों ने तीनों में ही 10% लेके चले हैं, यानी ये जो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तीनों में ही 10% है। तो आप देख रहे हो कि जितना बढ़ रहा है वो किस में बढ़ रहा है, इक्विटीज में बढ़ रहा है। हमारी इक्विटीज इंक्रीज होती जा रही हैं अलग अलग रेशियो में, ये 4 में थी, ये 5 में थी। ठीक है, ये 3 में थी, तो आप देख रहे हो ना कि हमारी इक्विटीज इंक्रीज हो रही है, जैसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो हमारी कांस्टेंट रखी हमने 10%। ठीक है, तीनों में हम लोग 10% लेकर चल रहे हैं। ठीक, जिससे हम लोगों ने फिर वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली कि फर्म की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जैसे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हमारी इक्विटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो ग्राफ में भी हम देखेंगे तो हमारा सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, इक्विटीज पे, और हमारी इक्विटीज एक सर्टेन रेट के बाद बढ़ रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो उन्होंने बोला है, अगर हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में जाएं, तो अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फर्म वैल्यू वी इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू इन कंपनी और फर्म्स डेब्ट। ठीक है, तो यानी अगर हम डेट्स को कांस्टेंट, यस मैम इक्विटीज आपने उससे सब्ट्रैक्ट की हैं डेप्ट से? यहाँ पे पूछ रहे हैं। यस मैम। नहीं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे है क्या कि हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है, प्रॉफिट दिया हो गया है, ईबीआईटी दिया हो गया है, फिर हम लोगों को बोला गया है कि हमारा जो के ओ है ये 10% तीनों में कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फर्म की वैल्यू क्या होती है, फर्म की वैल्यू में दोनों चीज ऐड होती है। ठीक है, डिबेंचर्स भी होते हैं, इक्विटीज भी होते हैं, कि तो हमें डिबेंचर्स यहाँ पर पता है कि हमारे कितने हैं। ठीक है, तो हमें जब डिबेंचर्स पता है
तो हमें क्या करना है, डिबेंचर्स को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारी इक्विटीज की बैलेंस फिगर आ जाएगी। हम्म तो हमारी इक्विटीज की बैलेंस फिगर आ गई है। फिर अब हमें ये दोनों चीज क्लियर हो गई, तो अब हमें क्या लेस करना है, जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो हमारा ईबीआईटी है, प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट घटाते हैं ना, तो हम इंटरेस्ट की वैल्यू घटा देंगे। तो इंटरेस्ट ये कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे इसका ये रेट निकाला है ना 18, और प्रॉफिट में से लेस करना है, तो ये 2 लाख हमारा प्रॉफिट था, उसमें से ये 18 हम लेस कर देंगे 6% के अपने, तो हमने हमारे पास बैलेंस फिगर आ जाएगी। ठीक है, और इक्विटीज का हमें देखना है, तो ये वैल्यू यहाँ से है जो हमारे पास पहले से दी हुई है। ठीक है, और यहाँ से निकलेगी इक्विटीज की वैल्यू, और यहाँ से। ठीक है, तो हमारी इक्विटीज इंक्रीज हो रही है, हमने ये देखा जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम हमारी जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वो हमने कांस्टेंट ली हुई है, तीनों केसेस में हमने 10% की ली हुई है, तो जो हमने 10% की ली हुई है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। और जितना जब हम इंटरेस्ट पेड कर देते हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को, इंटरेस्ट पेड कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी बचता है वो किससे, इक्विटीज के लिए बचता है, यानी जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए बचता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं थोड़ा और कांस्टेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ा घटा नहीं रहे, उतना ही कॉन्स्टेंटली करते जा रहे हैं, तो इम्पैक्ट सारा किस पे पड़ रहा है, इक्विटीज पे, और हमारी इक्विटीज यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही हैं। हमारे प्रॉफिट्स को अगर हम देखें, ये डिबेंचर्स हैं, ठीक है, और डिबेंचर्स में हम कांस्टेंट बढ़ाते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, कांस्टेंट यानी उतना, हम लोगों ने पहले 3 था, हमने 1 लाख और बढ़ाया, फिर हमने 1 लाख और बढ़ाया, फिर 1 लाख और बढ़ाया, यानी हम धीरे धीरे उतना ही कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो आपको काफी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि नेट ऑपरेटिंग और नेट इनकम अप्रोच क्या कहते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग बात कर लेते हैं नेट इनकम अप्रोच थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में आती है, और ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में होती है। यानी ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है कि इम्पैक्ट जो फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच ये कहती है कि नहीं भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप चेंजेस करते हो तो फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग इनकम सिग्निफाइज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्राइमरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते ही हैं कि जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम वाली एक्टिविटीज होती हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग, उस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और फिर अगर हम लोग नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम अप्रोच इज द इनकम जनरेटेड इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ हम टोटल नेट इनकम की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लेंगे। ऑपरेटिंग में तो सारी वो एक्टिविटीज थी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और नॉन ऑपरेटिंग में आप शेयर्स इशू कर रहे हो, आप कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो नेट इनकम में हम सारी एक्टिविटीज को क्लब करते हैं, और जब हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं हम तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और इनकी बात करते हैं। सिग्निफिकेंस, it helps in identifying how much revenue transform into profit. नेट इनकम क्या कहता है, इट आइडेंटिफाइज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस एंटिटी। क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड बात करता है, तो ये बात करता है प्रॉफिट की, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक, तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि हमारे प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पर बढ़ रहे हैं। और जब हम नेट इनकम की बात करते हैं तो क्योंकि ये पूरी बिजनेस एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उस बिजनेस में, सारी एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि कैसे हम अपना अर्निंग पर शेयर जो होगा वो कैसे इंक्रीज होगा, तभी ये नेट इनकम अप्रोच कहलाता है। कैलकुलेशन हम लोग अगर देखें तो ऑपरेटिंग इनकम हम लोगों ने देखा था, ग्रॉस इनकम में से हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे हमारे, वो सब हम लोगों ने डिडक्ट किए थे। अगर हम लोग नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में ऑपरेटिंग इनकम और भी सारे जो इनकम्स हैं जो उसमें रिलेटेड हैं वो सारे जुड़ जाएंगे,
ऑब्वियसली हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं तो हम टैक्सेस और ये सारी चीजें जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं इनको डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि हमारी कितनी इनकम हो रही है। फिर हम लोग बात करते हैं टैक्सेस की। तो टैक्सेस को हम लोगों ने देखा था कि जब हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो हम लोग ईबीआईटी की बात करते हैं, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करते हैं। तो हम ऑपरेटिंग इनकम में हम टैक्सेस को मेजर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग इसमें बात करते हैं नेट इनकम की, तो नेट इनकम में कहीं ना कहीं हम ध्यान देते हैं कि हमें कितने टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। भले हम उसमें जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये देखते जरूर हैं क्योंकि हम लोग इनकम की बात करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग यूजेस की बात करें, इट इज यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, and it is in net income it is used to calculate ratios such as earning per share, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। ये आगे हम लोग रिटर्न ऑन जो आगे रिटर्न्स वाली चीजें भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पूछ बता रहे हैं यहाँ पे कि नेट ऑपरेटिंग इनकम कहाँ यूज हो रही है। तो ऑब्वियसली हम ये जानने के लिए कि हमारी कितनी कैपिटल, जो हमारी कितनी कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स्ड कितनी कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन में लगी हुई है, इसके लिए नेट ऑपरेटिंग को यूज किया जाता है। और नेट इनकम को कब यूज किया जाता है कि हमें ओवरऑल हम कितनी प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, ओवरऑल हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं हमारी बिजनेस इनकम से। ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेट इनकम अप्रोच को, और नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली अपने कंपनीज में कितना हमने पैसा लगा रखा है, जो हम वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग कैटेगरीज में लगा रखा है। और उसी के अकॉर्डिंग ये इसलिए भी जानना जरूरी होता है ऑपरेशंस और नेट इनकम को जानना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हम आगे अपनी फ्यूचर प्लान्स बना पाते हैं कि हमारी कितनी इनकम्स इंक्रीज हो जाएंगी, कितनी हम इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। अभी हम कितना पैसा लगाएं कि फ्यूचर में हमें इतना रिसीव हो जाए, तो ये इनकम की बात होती है। ठीक है। और ऑपरेशनल एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितनी अलग अलग ऑपरेशन एक्टिविटीज हो रही है, उसमें कितना रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, उसमें कितना इस तरह की चीजें इन्वॉल्व है। तो उससे क्या होता है, हम लोग को क्लियर फिगर मिल जाता है थ्रू ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तो कितनी इनकम इन्वॉल्व है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है अभी पूरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है। क्लास ये दोनों ही अप्रोच, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम, डेविड ड्यूरन ने दी है। इसके बाद दो अप्रोचेस और बची हैं अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल और मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है। इनमें से मतलब अगर फिर हम लोग जब ये अप्रोचेस पूरी हो जाएंगी क्लास, इसकी एक केस स्टडी लेंगे, क्योंकि है क्या अभी तो हम लोग थ्योरीज में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई इनका यूज कैसे करेंगे। थ्योरी में यही सब समझ में आता है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कांस्टेंट रख दी हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हम कांस्टेंट रखेंगे तो भाई काम कैसे होगा। हम लोगों ने कॉस्ट भी कांस्टेंट रख दी है, डिबेंचर्स को भी हम एक कांस्टेंट वे में मान रहे हैं कि हम उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जानने के लिए हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा प्रैक्टिकलिटी में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट या कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज का इम्पैक्ट कितना पड़ता है और कैसे पड़ता है, और कैसे ये हेल्प करता है एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने में। क्योंकि जितने भी फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो इस पर बहुत काम करते हैं। और अगर आप खुद की खुद की ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाह रहे हो, और अगर आप खुद का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हो या आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो अगर ये चीजें आपको पता होती है ना, तो आप लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसेस होते हैं, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए आप कितना फंड कहाँ से रेज करो, ये सब करने के लिए आपको इन थ्योरीज की हेल्प जरूर पड़ेगी। ठीक है। और अभी हम लोग ये यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू। आप सबने अपनी आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी इन द चैट बॉक्स। क्लास जिसने अपनी अटेंडेंस अभी तक मेंशन नहीं करी है, प्लीज डू मेंशन योर अटेंडेंस।
सबने कर दी है। सिद्धार्थ, अक्षत, हर्ष, अंजलि, स्तुति, हर्षित, शिवांगी, आदित्य, आयुषी, अनामिका, अनुष्का, श्रेया, यशी, स्नेहा, सृष्टि, अलका, कर्ष, तरुण, आकांक्षा, आयुष। कोई किसी और को तो नहीं करनी है? क्लास अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। हम सबने ओके मेंशन कर दिया है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।